हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम घटना सार की सीरीज ला रहे हैं और ये सीरीज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, क्योंकि आपका जो घटना सार की मैगजीन है वो पूरी तरह से थ्योरी के फॉर्म में है। उनको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाते हैं। तो ये आज आपका नेशनल चल रहा है। अभी पिछला भी हमने 2 नेशनल के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर वहां पर देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आज 100 प्लस क्वेश्चन है, इसी में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं लगभग लगभग सभी आपके जितने भी आपके वो दिए रहते हैं थ्योरी के पार्ट्स, लगभग सभी का क्वेश्चन बना देता हूँ, इसीलिए नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। मैं सोचता हूँ अगर कुछ मैं छोड़ दूंगा और वहाँ पर जो छोड़ूंगा वही पेपर में आ जाएगा, तो आपका जितना भी पूरा पढ़े रहेंगे वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ को लिख दिया जाता है। यहाँ पर आज जो आपका ये पीडीएफ है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आज एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर जो लिखते हैं उसको हमको एक्सप्लेनेशन के मतलब उसको दे दिया करिए, तो हम वहाँ पर नीचे क्या किए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए हैं। इससे ये होगा कि हम जो लिखेंगे उसको ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जो आपका नीचे एक्सप्लेनेशन, देखिए हर एक क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, ताकि क्या हो, आपका जब ये क्वेश्चन पढ़े तो एक्सप्लेनेशन देख के और भी ज़्यादा आपको समझ में आए। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जिन लोगों को अच्छा लगेगा इस फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वो वीडियो लाइक कर सकते हैं क्यों, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को आपको, इस पूरी मैगजीन को मैं इसी फॉर्म में करवाता हूँ। पिछले भी जो पेपर हुए थे सब कुछ मैं इसी फॉर्म में करवाया था, चाहे आपका घटना सार हो चाहे आपका आय दृष्टि हो। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया? देखिए सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया। जो सोनमर्ग सुरंग है उसका उद्घाटन करें किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये कब किया था? तो उन्होंने 13 जनवरी 2025 को किया था। याद रखेंगे, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को किया था। अभी जल्दी में देखिए, इस सुरंग का नाम क्या है? इसको जेड मोड़, क्योंकि ये ऐसे जेड की तरह है, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, ऐसे, इसलिए इस सुरंग को जेड मोड़ भी सुरंग कहते हैं। ठीक है, जेड जेड मोड़ सुरंग, तो जिसे सोनमर्ग भी सुरंग कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि जड़ मोड़ सुरंग क्या है, तो जड़ मोड़ सुरंग भी यही है, सोनमर्ग सुरंग। अगर पेपर में पूछे सोनमर्ग सुरंग तो यही है। मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये याद रखेंगे, कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला आपका सही हो जाएगा। अभी इसी के बारे में देखिए 3-4 आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ताकि आपको क्वेश्चन सिंपल भी लगे और क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें उसी टॉपिक से। तो यहाँ पर देखते हैं, सोनमर्ग सुरंग की लंबाई पूछ रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है सोनमर्ग सुरंग की? तो इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए, सोनमर्ग सुरंग किस मार्ग पर स्थित है? कह रहे हैं ये किस मार्ग पर स्थित है सोनमर्ग सुरंग। तो ये अगर देखा जाए तो ये किस मार्ग पर स्थित है, तो ये है आपका श्रीनगर, कारगिल और लेह। तो याद रखेंगे, ये श्रीनगर, कारगिल और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये क्या है, स्थित है। तो श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच में सोनमर्ग सुरंग स्थित है। ये देखिए यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं, सोनमर्ग सुरंग का निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर इसकी शुरुआत देखा जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था। याद रखेंगे, सोनमर्ग सुरंग का वास्तविक निर्माण कब हुआ था? 2015 में इसका वास्तविक निर्माण चालू हो गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं सोनमर्ग सुरंग के साथ कौन सी एक अन्य सुरंग को जोड़ने की योजना है? देखिए, जो सोनमर्ग सुरंग के साथ अन्य सुरंग को जोड़ने की वो मतलब सूचना है, वो कौन है? जोजिला सुरंग। तो ये याद रख लेंगे, उस कौन सा सुरंग जोड़ने की योजना है? जोजिला सुरंग। तो ये सुरंग कहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा? तो ये सुरंग लेह तक, जोजिला सुरंग जो है ये लेह तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं, सोनमर्ग सुरंग के साथ जोजिला सुरंग को जोड़ने की योजना है जो 2026 तक क्या है, पूरी हो सकती है।
अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा आपका जो टॉपिक है, माधव टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जो माधव टाइगर रिजर्व है वो कौन सा टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया है। तो माधव टाइगर रिजर्व को भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 10 मार्च यहाँ लिखा गया है, 10 मार्च 2025 को माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये याद रखेंगे। और यह मध्य प्रदेश का क्या है, 9वां टाइगर रिजर्व होगा। सॉरी, मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व होगा और ये देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व कब अधिसूचित किया गया। तो रातापानी जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको टाइगर रिजर्व में, ठीक है, टाइगर रिजर्व में कब अधिसूचित कर दिया गया। तो ये कब कर दिया गया, ये दिसंबर 2024 में कर दिया गया। तो दिसंबर 2024 में जो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य है इसको टाइगर रिजर्व में अधिसूचित कर दिया गया, ठीक है, पिछले साल है। तो रातापानी को दिसंबर 2024 में बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। यह मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 7वां 57 नंबर। तो 57 नंबर का कौन सा है, ये रातापानी है। और यहाँ पर जो ये वाला है माधव टाइगर रिजर्व है ये 58 नंबर का है। और दोनों ही क्या है, दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ देखते हैं माधव टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह 375 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया तथा 1276 वर्ग किलोमीटर बफर जोन में फैला हुआ है, ये याद रख लेंगे। किसको, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो मार्च 2025 तक अगर मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। और वो जो 9 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से, ये याद रख लेंगे। सतपुड़ा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। पेंच कहाँ पर है टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का। कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का। संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश का। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश का। रातापानी मध्य प्रदेश का। माधव कहाँ है, मध्य प्रदेश का। तो ये याद रख लेंगे, ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ पर ये देखिए समान नागरिकता संहिता, जो समान नागरिक संहिता हुआ है अभी जो लागू हुआ है कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन है। अब देखिए यहाँ स्वतंत्र भारत क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि जो पहले लागू किया गया था वो मतलब जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लागू कर दिया गया था। लेकिन यहाँ क्या है, ये स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये उत्तराखंड बना है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो यूसीसी लागू किया है। उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को, इसी दिन उत्तराखंड ने सिविल नागरिक संहिता दिवस भी मनाने की घोषणा की है। यूसीसी लागू कर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। गोवा में यह पहले पुर्तगाली शासनकाल में लागू हुआ था, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं यूसीसी लागू होने की तिथि क्या थी। तो जो यूसीसी लागू होने की तिथि कह रहे हैं तो वो कौन सी तिथि थी, तो वो 27 जनवरी 2025 तिथि थी। 27 जनवरी 2025 को ये अधिसूचित जारी कर गई और उसी दिन को उसी दिन से इसको लागू कर दिया गया। तो कहाँ पर यूसीसी लागू किया गया है अभी, तो यूसीसी कहाँ लागू किया गया है, ये उत्तराखंड में लागू किया गया है, ये याद रख लेंगे, ठीक है, 27 जनवरी 2025 से। अब यहाँ पर देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। अंडर व्हिच आर्टिकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कीप्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूसीसी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो यूसीसी है वो जनजातियों पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जनजातियों के परंपरा रीति रिवाज क्या होते हैं उनका डिफरेंट होता है। वो और समाज से थोड़ा अलग रहना चाहते हैं और रहते भी हैं, ठीक है। वो जंगलों पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, प्राकृतिक चीज़ों पर वो ज़्यादा डिपेंड होते हैं।
तो वो उन पर लागू नहीं किया जा सकता। तो वो आर्टिकल पूछ रहे हैं, तो आर्टिकल कर रहे हैं 342 और 366 25। ये आर्टिकल है 342 और 366 25। ये कहता है कि हम, वहां पर लिखा गया है, अनुसूचित जनजातियों और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 342 और 366 25 के अंतर्गत यूसीसी से बाहर रखा गया है। तो इनको क्या किया गया है, यूसीसी से बाहर रखा गया है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं समान नागरिक संहिता लागू करने की इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी। जो समान नागरिक संहिता, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जस्टिस रंजना देसाई ने किया था। याद रख लेंगे किसने किया था, जस्टिस रंजना देसाई ने किया था इसकी अध्यक्षता लागू करने की। जो ये लागू हुआ, यूसीसी ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया, जिसकी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सौंपी गई। याद रख लेंगे इसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई, 2 फरवरी 2024 को सौंपी गई थी, 24 को। ठीक है, तो लगभग बहुत दिन बाद, लगभग 1 साल बाद लागू हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में समान नागरिक जिस दिन लागू हुआ उसी दिन मनाया जाएगा। तो 27 जनवरी को लागू हुआ, इसी दिन मनाया जाएगा। यूसीसी लागू होने की तिथि 27 जनवरी को राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है थर्मन सरमन मुगरत्नम, ठीक है, इनकी जो राजकीय यात्रा है, इससे जो क्वेश्चन बने हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सन मुगरत्नम ने भारत की राजकीय यात्रा कब की। तो इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा 14 से 18 जनवरी 2025 को किया, ये याद रख लेंगे। किस कब, 14 से 18 जनवरी 2025 के मध्य किया। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, ठीक है, मैं थोड़ा सा आंसर नीचे ही रखने की कोशिश करता हूं। तरुण दास को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो तरुण दास को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, ये वाला बताना है क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो इनको सिंगापुर मानद नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को 15 जनवरी को सिंगापुर भारत संबंधों में योगदान के लिए मानद नागरिकता पुरस्कार दिया गया, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी में कौन से क्षेत्र पर चर्चा हुई। तो ये कौन से क्षेत्र पर चर्चा हुई, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र पर चर्चा हुई, डिजिटलीकरण के क्षेत्र पर, कौशल विकास के क्षेत्र पर चर्चा हुई। तो यहाँ पर क्या है, 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति थर्मन के बीच बातचीत में सेमीकंडक्टर, डिजिटलाइजेशन, स्किलिंग, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर गहन चर्चा हुई। तो यहाँ पर, यहाँ कौन सा आंसर होगा, ये आपका यहाँ पर सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, इसी पर सब कुछ चर्चा हुई। तो याद रख लेंगे, ये आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत किसने किया। तो किसने किया यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी ने राष्ट्रपति थर्मन का स्वागत भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर किया था। तो ये याद रखिएगा, मोहन चंद्र मांझी वहाँ के जो सीएम है उन्होंने किया था। यहाँ पर देखते हैं, भुवनेश्वर में किस सिंगापुर आधारित कंपनी के साथ शहर विकास को लेकर समझौता हुआ। तो सरबोना जोरांग ये कंपनी है, इसी के साथ समझौता हुआ। सुरबाना जोरांग नामक कंपनी के साथ भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने नया शहर विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। करें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भारत की यात्रा पर कब आए थे। तो ये कब आए थे भारत की यात्रा पर, तो 23 से 26 जनवरी 2025 तक ये क्या थे, भारत की राजकीय यात्रा किए थे। तो 23 से 26 जनवरी ये जो 2025 तक ये भारत की राजकीय यात्रा किए थे। तो इनके बारे में जो क्वेश्चन बना है वो देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया का कितने सदस्यीय मार्चिंग दल परेड में शामिल हुआ। तो गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया का 352 जो सदस्य थे वो क्या हुए, वो इसमें शामिल हुए। तो ये इस दल में 162 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता था, 190 सदस्यीय बैंड दल था, सहित कुल 352 लोग इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, ये भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रोबो
कितनेवे जो मतलब जो प्रोबो हैं ये कौन से नंबर के इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे? तो ये कौन से नंबर के इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे? तो ये चौथे नंबर के इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे। याद रखेंगे कौन से नंबर के? फोर्थ नंबर के। प्रोबो सुबियांतो चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से? कुल 5 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। याद रख लेंगे। ये 5 द्विपक्षीय समझौते किस किस क्षेत्र में हुए थे? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, तटरक्षक के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में। यहाँ पर क्या हुए थे? ये क्या हुए थे? समझौते हुए थे। तो ये याद रख लेंगे। 5 भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने द्विपक्षीय समझौते हुए थे? 5 क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते हुए थे। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि वर्ष 2025 तक भारत और आसियान के बीच किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2000 भारत और आसियान को 2025 में ये पर्यटन वर्ष मनाने के रूप में सहमति बनी है। तो क्या है? पर्यटन के रूप में। तो पर्यटन वर्ष मनाने के लिए सहमति बनी है। तो भारत और आसियान पर्यटन वर्ष मनाएगा। इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म 2025 मनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें इसरो का 100वां प्रक्षेपण किस उपग्रह से संबंधित है? तो इसरो का जो 100वां प्रक्षेपण है वो किस उपग्रह से संबंधित है? तो इसरो का जो 100वां प्रक्षेपण है NBS-02 से है। ये देखिए NBS-02 से संबंधित है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने NBS-02 का उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जो उसका क्या था? 100वां प्रक्षेपण था। तो ये याद रख लीजिएगा, ये इसरो का 100वां प्रक्षेपण क्या था? NBS-02। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रख लेंगे। NBS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया ये बताना है। तो ये किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो ये GSLV 15 याद रख लेंगे, GSLV 15। इस उपग्रह को GSLV 15 प्रक्षेपण यान द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये 100वां था ये इसरो का। ठीक है, तो याद रख लेंगे इसरो का कौन सा था? ये 100वां था और GSLV 15 द्वारा श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। नाभिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सटीक पोजीशनिंग। याद रख लेंगे, नाभिक प्रणाली उद्देश्य भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग की जानकारी प्रदान करना। तो सटीक पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग की जानकारी प्रदान करना या एक्यूरेट पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज इसका काम है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ करें भारत की वन स्थिति जो रिपोर्ट है इस पर जो क्वेश्चन बने हैं। करें भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 में देश का कुल वन और वृक्षारोपण कितना है? मतलब कह रहे हैं कि जो वन और वृक्षारोपण है ये दोनों मिला के कितना है? तो देश का वन और वृक्षारोपण कितना? देखिए वन और वन क्या होते हैं? जो जंगल, मतलब जब जंगल होते हैं वो वन है, और जो आसपास के आपके रहते हैं वो वृक्षारोपण। तो दोनों को मिला लिया जाए तो 8,27,357। याद रख लेंगे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो जो कुल क्षेत्रफल का 25.17 है। देखिए दो चीजें यहाँ पर याद आपको रखनी पड़ेगी। जब सिर्फ वन पूछे तो वन कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कुल क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। जब जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? 21.76 है। जब इसमें क्या वृक्ष भी जोड़ दिया जाए जिसमें 21.76 में कितने में 3.41, अब कितना हो गया? 6 1 7 7 4 11 3 1 4 1 5 और 2 25.17 हो गया। तो देखिए इसमें 3.14 क्या है? ये वृक्ष है जो हमारे और आपके आसपास है। तो ये दोनों कितना हो गया? 25.17 आपका वृक्ष और वन दोनों हो जाएगा, जो 8,27,357 है। और सिर्फ वन की बात करें तो ये 7,15,343 है। तो वन ज्यादा है, तो यहाँ पर वन और वृक्ष दोनों पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला। और ये जो आपका ऊपर लिखा गया है ये सिर्फ है वन, और ये वन और वृक्ष दोनों है। वन और वृक्ष क्या है? ये दोनों है। नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहे हैं सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता होगा जहां पर सबसे ज्यादा वन है, तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। तो याद रख लेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन है। तो मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर पे कौन सा, कहां पर सबसे ज्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा वन है। अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरा सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन है। तो याद रखिए पहले ज्यादा मध्य प्रदेश में वन है, फिर आंध्र प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश लिख दे रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में वन है। तो ये याद रख लियो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जाकर आप देख सकते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण किस क्षेत्र में है। देखिए करें परसेंट के आधार पर करें, सबसे ज्यादा अगर परसेंट की बात करते हैं तो कहां पर सबसे ज्यादा है, तो परसेंट के स्थान पर सबसे ज्यादा कहां पर है, ये लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप में 91.33% क्या है, वन है। ठीक है, कहां पर, लक्षद्वीप में। इसके बाद कहां पर नंबर आता है, मिजोरम में आता है, याद रखेंगे मिजोरम में इसके बाद आता है। कितना है, लगभग 85.34% है। इसके बाद अंडमान एंड निकोबार में आता है नंबर। ठीक है, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, फिर मिजोरम में, फिर पहले ये हो गया, दूसरा पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं 2021 से 23 के बीच में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। जब जो वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है वो किस राज्य में हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि मिजोरम में दर्ज की गई है। तो ये याद रख लेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है, ये मिजोरम में दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि कितना है, 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज कर दी गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा। इसके बाद कहाँ पर, गुजरात में दर्ज कर की गई है। तो पहले मिजोरम में, दूसरे गुजरात है, और तीसरा कौन सा है, यही उड़ीसा है। तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ये जो है सबसे ज्यादा वृद्धि कौन दर्ज किया है, मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है वन क्षेत्र में, मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। चलते हैं नजर देखते हैं। यहाँ करें हम, देश में कुल कार्बन स्टॉक 2023 में कितना अनुमानित है। जो कार्बन स्टॉक है देश में कुल कितना अनुमानित है, तो ये है आपका, तो 7,000 यहाँ पर 285 मिलियन टन। ठीक है, तो 7,285 मिलियन टन, जो पिछली बार से लगभग 81.5 मिलियन टन ज्यादा है। 2023 में भारत का कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है, जो 2021 में 81.5 मिलियन टन अधिक है 21 से। ठीक है, तो याद रखिए 2021 से 81.5 मिलियन टन अधिक है। 2023 में सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण किस राज्य में पाया गया। तो कच्छ वनस्पति सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया गया, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पतियां पाई गई। याद रख लेंगे कहां पर सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पतियां पाई गई, तो सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पतियां कहां पाई गई, तो सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पतियां वो पश्चिम बंगाल में पाई गई। तो याद रख लेंगे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पतियां कितना वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल में पाई गई, लगभग 2119 वर्ग किलोमीटर वो कच्छ वनस्पतियां पाई गई। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर आता है, गुजरात में। गुजरात में 1164 वर्ग किलोमीटर पाई गई कच्छ वनस्पतियां। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात हो गया, तीसरे पे आपका अंडमान हो गया। अंडमान में 608 वर्ग किलोमीटर। यही तीनों याद रख लेंगे बस। पहले पश्चिम बंगाल, गुजरात मत लगाइएगा, सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पतियां कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। अगर परसेंट के स्थान पर देखे हैं तो परसेंट के स्थान पर वेस्ट बंगाल में कितनी कच्छ वनस्पतियां हैं, तो पश्चिम बंगाल में ये लगभग 42.35%, वो 4-5% है। अगर हम गुजरात में देखते हैं, गुजरात में कच्छ वनस्पतियां 23 दशमलव लगभग 32% है। अंडमान और निकोबार में अगर कच्छ वनस्पतियां 12.19% है। 8.4% कहाँ कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 8.44%। इसके बाद किस पर, महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो महाराष्ट्र में लगभग 6.31। तो ये सीक्वेंस है सबसे ज्यादा कहाँ बस कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो 2119 वर्ग किलोमीटर कच्छ वनस्पतियां कहाँ है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। आप देखते हैं
कह रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है, उसको हमने जैसे हमने क्या बताया था, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो सबसे ज्यादा हमने वन कहाँ पर बताया था, तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में हमने बताया था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बताया था आपका, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद सबसे ज्यादा वन बताया था छत्तीसगढ़ में। अगर हम कहते हैं वन प्लस वृक्ष, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वन तथा वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, ये तीसरा आपका चेंज हो जाता है। अगर वन वृक्ष कहे तो महाराष्ट्र आ जाता है, और खाली वन कहे तो छत्तीसगढ़ आ जाता है। ये ओनली वन का है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, और ये ओनली वो मतलब ये दोनों का है, वन वृक्ष दोनों का है, एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मतलब डिफरेंट था, इसलिए बता दिया। देखिए टफ क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की भारत की यात्रा किस तिथि को हुई, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, अनुरा दिसानायके, अनुरा कुमारा दिसानायके। तो 15 से 27, वो 15 से 17 दिसंबर के बीच इनकी भारत की पहली विदेश यात्रा थी राष्ट्रपति बनने के बाद। भारत और राष्ट्र श्रीलंका के बीच हाल ही में शुरू की गई फेरी सेवा किस स्थान से जुड़ी, देखिए फेरी सेवा ये सेवा है, ऐसे क्वेश्चन पहले आपके पीसीएस में आ चुके हैं। तो बांग्लादेश से रिलेटेड कोई आपका चलाया गया था शायद, ये जल ऊपर जलपोत या कोई ट्रेन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो ये क्या है, रामेश्वरम से तलाई मन्नार फेरी सेवा बहाल करने पर सहमत बनी है। कहाँ से, रामेश्वर से तलाई मन्नार। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रामेश्वर से तलाई मन्नार सेवा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका, या भारत और श्रीलंका में जो सेवा शुरू की गई है वो कहाँ कहाँ से बीच, रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच फेरी सेवा जो है आपका, वो सर्विस शुरू की गई है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षता हेतु भारत ने श्रीलंका का समर्थन किया, तो भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षता हेतु भारत ने श्रीलंका का समर्थन किया है, तो किसमें, तो भारत ने आईओ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षता हेतु भारत ने किसका समर्थन किया है, ये भारत ने आईओआर की अध्यक्षता के लिए श्रीलंका का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है, ये याद रखिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं। करें भारत और श्रीलंका के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत और श्रीलंका पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये पूछता है कि कितने समझौते ज्ञापन पर, तो पहला जो समझौता ज्ञापन था ये क्या था, श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण, श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण हेतु ये समझौता था। दूसरा था दोहरा करारों पर, डबल टैक्सेशन से संबंधित, ये इन दोनों पर क्या किया गया था, ये इन दोनों पर समझौता किया गया। तो श्रीलंका के साथ कितना समझौता किया गया, तो श्रीलंका के साथ 2 समझौता किया गया, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन की भारत यात्रा है वो देखते हैं। इनकी यात्रा कब हुई थी, 17 से 18 जनवरी 2025 के मध्य इनकी यात्रा हुई थी, ये याद रख लेंगे। यह यात्रा राजकीय और उच्च स्तरीय थी। निम्नलिखित देखिए, निम्न में से कौन सा खाड़ी देश भारत के साथ राजनीतिक साझेदारी में अभी तक नहीं जुड़ा है, तो निम्न में से कौन सा खाड़ी देश जीसीसी कंट्री हैज नॉट साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ इंडिया, तो ये कौन सा देश है जो भारत के साथ, अब देखिए जीसीसी कंट्री आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी जीसीसी कंट्री है। तो जीसीसी कंट्री अगर हम देखते हैं तो जीसीसी कंट्री में कौन कौन से आते हैं, इसमें कतर आता है, ठीक है, जीसीसी कंट्री पूछ सकता है। यहाँ पर सऊदी अरब आता है, सऊदी अरब आता है जीसीसी कंट्री में। आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई आता है, याद रख लेंगे, ये 3 कंट्री हो गई। आपका ओमान आता है, ठीक है, ओमान आता है, कुवैत आता है, ठीक है, कुवैत आता है, और बहरीन आता है, तो बहरीन आता है। लेकिन बहरीन भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ आंसर क्या होगा, बहरीन। ये सब भारत के कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, ये सब भारत के साथ जीसीसी पार्टनर, वो मतलब भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जुड़े हैं। लेकिन
कतर की यात्रा के बाद भारत 5 जीसीसी सदस्यों के साथ साझेदारी की, बहरीन को छोड़कर। तो ये याद रख लिया, बहरीन को छोड़ दिया गया। अब देखिए एआई कोसा डेटाबेस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए एआई कोसा डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या है। एआई जो कोसा शोध कर ये क्या करता है, ये जो आपका ये क्या कहते हैं, एआई कोसा शोध व्यवसायियों को मजबूत एआई एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। तो ठीक है, तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा कि क्या करता है, प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट डाटा फॉर एआई मॉडल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट ये आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये इसी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाउंडेशन एआई मॉडल का उदाहरण कौन सा है। तो जो अभी ये एआई मॉडल है ये कौन सा है, ये चैट जीपीटी का उदाहरण, इसी तरह ये बनेगा। ठीक है, चैट जीपी जैसे फाउंडेशन मॉडल विशाल डेटा प्रशिक्षण हेतु और कई एआई कार्यों में सक्षम होंगे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके टॉपिक था एक, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। भारत सरकार अगले कुछ वर्षों में किस हार्डवेयर तकनीक को विकसित करने की योजना बना रही है जिससे एआई कंप्यूटिंग संभव, मतलब सस्ता एआई कंप्यूटिंग हो सके। तो भारत जीपीयू याद रखेंगे, भारत एक जीपीयू पर काम कर रहा है जो कितना होगा, जो 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा। तो याद रखिएगा, भारत खुद का जीपीयू विकसित करेगा जो 100 रुपये प्रति घंटे काम की दर से उपयोग किया जा सकेगा। तो भारत का पहला जीपीयू होगा। जलवाहक योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये बताइए, जलवाहक योजना का शुभारंभ किया गया, ये कहाँ पर किया गया। तो जलवाहक योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, कब और कहाँ किया गया। तो जलवाहक जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया 15 दिसंबर 2024 को कोलकाता से किया गया। ठीक है, किसने किया शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। तो याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल ने इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में मार्ग ढुलाई को बढ़ावा देना। तो जलवाहक ये योजना है, इसका शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल ने किया 15 दिसंबर 2024 को। तो 15 दिसंबर 2024 को कोलकाता से इसका शुभारंभ किया गया। अब यहाँ देखिए, जलवाहक योजना के अंतर्गत कोलकाता से पांडु तक पारगमन की समय स्थिति क्या है। तो कितना समय यहाँ निर्धारित है, 18 दिन। अब ये पांडु कहाँ है, ये गुवाहाटी में पड़ता है, याद रखेंगे। कोलकाता से असम के पांडु गुवाहाटी के स्थान पर है, यहाँ पर गुवाहाटी में ही पांडु एक स्थान है। वहां तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वो इंडिया और बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए कार्गो परिवहन के लिए 18 दिन निर्धारित है। कितना दिन निर्धारित है, 18 दिन निर्धारित है। अब यहाँ देखिए, इस योजना के अंतर्गत कोलकाता से वाराणसी तक कार्गो पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इस योजना के अंतर्गत अगर जो कोलकाता से वाराणसी ले जाना है तो यहाँ पर कितना समय ये लगेगा। तो कोलकाता से वाराणसी के लिए 14 दिन लगेगा, याद रखेंगे, कोलकाता से वाराणसी तक पहुंचने में 14 दिन लगने वाला है। यहाँ देखिए, कोलकाता से वाराणसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 गंगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो गंगा नदी पर है, कार्गो पहुंचने के लिए कुल 14 दिन का समय निर्धारित है। कोलकाता से पटना 7 दिन और पटना से वाराणसी 5 दिन, ये याद रख लेंगे। क्या है, कोलकाता से पटना क्या है 7 दिन और पटना से वाराणसी कितना दिन, 5 दिन लगने वाला है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जहाज जलवाहक योजना के उद्घाटन में रवाना किया गया। तो कौन सा जहाज जलवाहक योजना के उद्घाटन में रवाना किया गया, तो ये कौन सा है, ये है आपका एमबी त्रिशूल, याद रख लेंगे। कौन सा जहाज है, एमबी त्रिशूल। 3 जहाजों को एमबी त्रिशूल, MBAI और MB होमी भाभा, इन्हीं तीनों को रवाना किया। इस योजना के उद्घाटन के समय 3 जहाजों को हरी झंडी दिखाई गई, MB त्रिशूल को हरी झंडी दिखाई गई, आपको MBAI को हरी झंडी दिखाई गई और MB होमी भाभा को हरी झंडी दिखाई गई, याद रख लेंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली की कितनी मुख्यमंत्री बनी है और वो किस दल से है। तो रेखा गुप्ता 9वीं मुख्यमंत्री बनी है और वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो याद रखेंगे, 9वीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी से है।
रेखा गुप्ता 9वीं मुख्यमंत्री बनी है और भाजपा से हैं, वह दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री हैं, तो चौथी महिला मुख्यमंत्री। याद रखिएगा 4th नंबर की क्या है, ये महिला मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत और सबसे कम अंतर जीत करने वाले कौन है, तो अली मोहम्मद इकबाल और रविकांत, ये सबसे ज्यादा नंबर से जीते हैं वोटों से, और रविकांत सबसे कम वोटों से। अली मोहम्मद इकबाल ने 42,774 वोट से जीत बड़ी जीत दर्ज की है, और भाजपा के रविकांत 392 वोटों से कम अंतर से जीते हैं। तो दोनों लोग जीते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अंतर से, ये बहुत कम अंतर से। अच्छा बताइए, ये दिल्ली विधानसभा स्पीकर कौन है, विजेंद्र गुप्ता। याद रख लेंगे, विजेंद्र गुप्ता यहाँ के विधानसभा स्पीकर हैं। तो ये स्पीकर पूछते हैं कई बार। GBBC 2025 में पश्चिम बंगाल ने कितनी पक्षी प्रजातियों की गणना हेतु सर्वाधिक चेकलिस्ट किस जिले से अपलोड की, ठीक है, तो सर्वाधिक चेकलिस्ट किस जिले से अपलोड की, तो ये याद रख लेंगे, सर्वाधिक जो चेकलिस्ट थी वो 543 दक्षिण 24 परगना से, यहीं से अपलोड की गई। कहाँ से, 543 दक्षिण 24 परगना से, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। कौन सा आंसर होगा, श्री। पश्चिम बंगाल में 543 पक्षियां दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियां, जो 543 पक्षी प्रजातियां हैं उनकी दर्ज की गई, और दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक 513 चेक लिस्ट अपलोड की गई। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। दिल्ली चुनाव 2025 में भाजपा और आपको कितनी सीटें प्राप्त हुई, और भाजपा का वोट परसेंट कितना था, तो ये बताइए भाजपा का वोट परसेंट कितना था। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा को 48 और आपको 22 सीटें प्राप्त हुई। तो भाजपा को कितनी सीट प्राप्त हुई, 48। आपको कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 22 सीटें। भाजपा का वोट परसेंट कितना था, तो भाजपा का वोट परसेंट यहाँ ये क्या है, 48 और 22। भाजपा का वोट परसेंट 45.8 था। याद रख लेंगे, भाजपा का वोट परसेंट कितना था, 45.8 है, और ये आपका वोट परसेंट 43.8 था। ये याद रख लेंगे, यहाँ दिया गया है। भाजपा का वोट परसेंट 45.8 था और आपका वोट परसेंट 43.8 था, लेकिन वोट परसेंट भाजपा को 48 मिला था, आपको 22 मिला था। ये याद रखिए, लेकिन वोट परसेंट ज्यादा अंतर नहीं था, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये 48, 22, 45 और 43। भारत ने किस वर्ष और किस संगठन की अनुमति के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस, इसको डिजिटल पायलट लाइसेंस भी बोला जाता है, ये लॉन्च किया। तो याद रख लेंगे किसकी अनुमति के बाद, तो ये याद रखिएगा ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति के बाद EPL लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स याद रख लेंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस। याद रख, इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस की शुरुआत की है किसके सहयोग, मतलब किसकी अनुमति के बाद, ICAO के सहयोग से। 2025 ICAO। अब देखिए यहाँ पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पायलट लाइसेंस अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया, दूसरा। तो भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस प्रणाली EPL को अपनाया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइसेंस प्रणाली है, चाहे EPL पढ़िए इसको, चाहे डिजिटल लाइसेंस प्रणाली पढ़िए, तो ये भारत कौन सा देश बन गया है, पहले चाइना ही अपनाया था डिजिटल लाइसेंस प्रणाली पायलट के लिए, लेकिन अब भारत ने अपनाया है पायलट के लिए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये मेथड, क्योंकि इस मेथड से करंट बनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है, एक ही पर्पज रहता है, आपको याद करवा सकूं। अब देखिए, इस मेथड से पढ़ने के बाद अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे आपको हर चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, EPL अपनाने वाला भारत दूसरा देश बना। डिजिटल पायलट लाइसेंस के क्या लाभ होंगे, इसके लाभ होंगे रियल टाइम प्रमाणीकरण, रियल टाइम अथोराइजेशन होगा, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी बढ़ेगी, धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। तो सभी सही है, डी वाला आपका सही है। ठीक है, वही सब आपका लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, भारत के पहले समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई,
तो जो जीसीसी नीति है ये किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो जीसीसी नीति मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत सुर्खियों में है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश ने फरवरी 2025 में देश की पहली समर्पित जीसीसी नीति लॉन्च की। ठीक है, क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता है जीसीसी। टीयर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इसका काम क्या है, जो टीयर 2 सिटी है उसमें क्या किया जा सके, नवाचार, इनोवेशन और जो आपका वहां पर निवेश होता है वो उसको क्या किया जा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए ये जीसीसी नीति लागू की गई है एमपी के लिए, एमपी ने लॉन्च किया है। जीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए, टीयर 2 शहरों में वैश्विक संचालन हब बनाना। तो कहां पर, टीयर 2 शहरों में क्या करना है, टीयर 2 शहरों में वैश्विक संचालन हब बनाना, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नीति का उद्देश्य भोपाल, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे टीयर 2 शहरों में वैश्विक संचालन हब के रूप में विकसित। यहाँ क्या है, जीसीसी नीति के अंदर कंपनियों को कितनी पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। जीसीसी के अंतर्गत कंपनियों को कितनी पूंजी, लगभग 40% की सब्सिडी दी जाएगी, 30 करोड़ अधिकतम। ठीक है, तो जीसीसी नीति के अंतर्गत कंपनियों को 40% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए निर्धारित है। नो क्योरी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, कह रहे हैं नो क्योरी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो नो क्योरी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना, प्रोवाइड सिंगल विंडो क्लियरेंस। नो क्योरी पोर्टल, देखिए नो क्योरी पोर्टल एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करता है और निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाता है। अब देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अभी बनाया गया है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना के कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, जो हल्दी उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। करें, भारत से लगभग कितनी मात्रा में हल्दी और संबंधित उत्पादों का निर्यात किया गया है। तो भारत से कितनी मात्रा में हल्दी और इससे संबंधित उत्पादों का निर्यात किया गया है, लगभग 1.6 लाख टन क्या किया है, इससे हल्दी और इससे संबंधित उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 226 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। करें, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अगर अध्यक्ष देखें, इसको किसको नियुक्त किया गया है, पल्ले गंगा रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अब देखिए हल्दी उत्पादन में, देखिए हल्दी शीर्ष, मतलब अभी सुर्खियों में है, तो पूछ सकता है आपके कृषि से रिलेटेड कि हल्दी में शीर्ष स्थान कौन सा उत्पादन में रखता है। तो हल्दी में शीर्ष स्थान उत्पादन में कौन सा रखता है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर आपका तेलंगाना आता है। तो याद रख लेंगे, तेलंगाना हल्दी में उत्पादन में शीर्ष स्थान रहता है, दूसरा शीर्ष स्थान रखता है। तीसरे नंबर पे कौन है, देखिए मेघालय में एक हल्दी बहुत फेमस है, तक्का, याद रखेंगे तक्का डोंग हल्दी। तक्का डोंग जो हल्दी है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो तक्का डोंग हल्दी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मेघालय प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कौन सा, तक्का डोंग हल्दी के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, पहली बार बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना। जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड किस वैश्विक संगठन में 3 फरवरी 2025 को शामिल हुई। अब देखिए, व्हिच ग्लोबल इनिशिएटिव डिड जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड ज्वाइन 3 फरवरी 2025। तो किसमें ये शामिल हुआ, तो ये किसमें, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट में, यूएनजीसी में शामिल हुआ। भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा संचालक कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड ने 3 फरवरी 2025 को यूएनजीसी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। किसमें, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालन का जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो कौन सा, ये हैदराबाद वाला। ठीक है, तो याद रख लेंगे,
इसमें कौन कौन से, जैसे हैदराबाद हवाई अड्डा, दिल्ली हुआ, गोवा हुआ, इंडोनेशिया के मेडान हवाई अड्डे का संचालन जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी करती है। तो याद रख लेंगे, हैदराबाद, दिल्ली, गोवा, इंडोनेशिया के मेडान हवाई अड्डे का संचालन कौन करता है? जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड के हवाई अड्डों को किस प्रकार का प्रमाणन प्राप्त है? ये किस प्रकार का प्रमाण प्राप्त है? तो ये ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त है, यूएसजीबीसी अथवा आईजीबीसी प्राप्त है। याद रख लेंगे, जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड को हवाई अड्डों में किस प्रकार का प्रमाण प्राप्त है? ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण प्राप्त है। जीएमआर एयरपोर्ट द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों को यूएसजीबीसी और आईजीबीसी से ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण प्राप्त है, जो पर्यावरणीय स्थिरता को दर्शाता है। भारत का पहला मेट्रो वायडक्ट पर द्विमुखी सौर संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो बताइए, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट बाईफेशियल, याद रखेंगे, बाईफेशियल सोलर प्लांट ऑन मेट्रो वायडक्ट इनोग्रेटेड, कहाँ पर ये किया गया है? तो ये ओखला बिहार मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 18 फरवरी 2025 को ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर भारत का पहला बाईफेशियल द्विमुखी सौर संयंत्र उद्घाटित किया गया है। कहाँ पर? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर। इस परियोजना का उद्घाटन किस मंत्री द्वारा किया गया? तो इस परियोजना का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। किन मंत्री के द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री हैं। इन्होंने सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। यह बाईफोकल सौर संयंत्र किस प्रमुख सम्मेलन का हिस्सा है? तो ये किस प्रमुख सम्मेलन का ये हिस्सा है? तो ये ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी गतिशीलता भविष्य, ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी का हिस्सा है। इसका उद्घाटन ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी गतिशीलता का भविष्य, शहरी गतिशीलता का भविष्य नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा था। ये देखते हैं 2025 की गिद्ध गणना के पहले चरण में मध्य प्रदेश में कितने गिद्ध पाए गए? अभी देखिए, मध्य प्रदेश में ही सिर्फ ये गिद्ध की गणना हुई है। तो कह रहे हैं जो पहले चरण में कितने गिद्ध यहाँ पर पाए गए हैं। तो पहले चरण में यहाँ पर कितने? 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है 2025 की गणना में के पहले चरण में मध्य प्रदेश में कुल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं, जो कि 2024 में 10,845 गिद्धों से अधिक थे। तो याद रख लेंगे कितना 2024 में 10,000 लगभग 11,000 थे, और ये 2025 में 12,981, जो कि अच्छा ये मतलब खबर है गिद्धों के लिए। ठीक है, गिद्ध गणना का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? तो गिद्ध गणना का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? 29 अप्रैल 2025 को गिद्ध गणना का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गिद्धों की सबसे बड़ी संख्या किस राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में गिद्धों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो किस राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है? पन्ना नेशनल पार्क में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कुनबा कहाँ है? पन्ना नेशनल पार्क में है गिद्धों का, जहां पर लाल सिर वाला गिद्ध पाया जाता है। किस वाला? लाल सिर वाला क्या होता है? यहाँ पर गिद्ध पाया जाता है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक दार्जिलिंग में खोला गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक दार्जिलिंग में स्थित पद्मन नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है। ये याद रख लेंगे। इस बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इस बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों की आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण करना। याद रख लेंगे क्या करना? संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके जो आनुवंशिक पदार्थों क्या क्या है उनका संरक्षण करना है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए हुआ, कोशिकाएं हुआ, ऊतक हुआ, इनका संरक्षण करना। इस बायो बैंक में अब तक कितने जानवरों के आनुवंशिक नमूने एकत्र किए गए हैं? तो इन बायो बैंक में लगभग 23 प्रजातियों के 60 से अधिक जानवर के नमूने एकत्र किए गए हैं। फरवरी 2025 तक इस बायो बैंक ने 23 प्रजातियों के 60 से अधिक जानवरों के आनुवंशिक नमूने एकत्र किए हैं। इस बायो बैंक को संचालित करने में किसका सहयोग प्राप्त है?
तो इस बायो बैंक को संचालित करने में किसका सहयोग प्राप्त है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। याद रख लेंगे, किसका सहयोग प्राप्त है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। यह बायो बैंक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र सीसीएमबी के सहयोग से संचालित हो रहा है। केरल सरकार ने किस परियोजना के तहत एक्सपायरी दवाओं के संग्रह और निपटान की प्रक्रिया शुरू की है? तो किस परियोजना के तहत? एन प्राउड के तहत। कौन से परियोजना के तहत? जो आपका केरला गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स जो होते हैं उनके। केरल सरकार ने एनप्राउड परियोजना, पूछ सकता है एनप्राउड परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये केरला में लॉन्च किया गया है। एक्सपायरी दवाओं के संग्रह और निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत दवाओं के निपटान किस स्थान पर किया जाएगा? कि इसका जो निपटान है इसका केरल एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यहीं पर इसका किया जाएगा। इस परियोजना के तहत एकत्रित दवाओं का निपटान केरल एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपशिष्ट उपचार संयंत्र में वैज्ञानिक रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया? बीना जॉर्ज, वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं बीना जॉर्ज, केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने 22 फरवरी 2025 को इस परियोजना का उद्घाटन किया। सभी क्वेश्चन आपके घटना सार से ही, कहीं अलग से नहीं लिया गया है। यह परियोजना कहां से शुरू की गई है? तो यह परियोजना कोझिकोड, केरल के कोझिकोड से। यह परियोजना कोझिकोड नगर निगम उल्लेरी पंचायत से शुरू की गई है और इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। मतलब क्या है? जो एक्सपायर्ड दवाएं हो गई हैं उनको अच्छी तरह से डिस्पोजल करना है। यहाँ देखते हैं, प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत भारत ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए? अभी प्रकृति परीक्षण हो रहा था। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका उद्घाटन जो है ये मोदी जी ने किया था। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसी दिवस पर। ठीक है, और पहली प्रतिभागी कौन थी? राष्ट्रपति जी इसकी पहली प्रतिभागी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 5 जो है ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पांचों वर्ल्ड ग्रीन रिकॉर्ड में भारत ने प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। प्रकृति परीक्षण अभियान का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ? कहें इसका जो पहला चरण था वो कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका पहला चरण कहाँ पर? मुंबई में 20 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ। प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का नया रिकॉर्ड कितने संकल्पों का है? तो सबसे अधिक जो संकल्प प्राप्त किया गया तो वो कितने संकल्पों का है? तो ये लगभग कितने संकल्पों का है? 60 लाख संकल्पों का है। ठीक है, तो याद रख लेंगे कितना है? 60 लाख। प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत एक सप्ताह में सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का नया रिकॉर्ड 60 लाख लगभग है। ठीक है, सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम का रिकॉर्ड कितनी तस्वीरों के साथ बनाया गया था? तो सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन तस्वीर मतलब ऑनलाइन फोटो एल्बम का रिकॉर्ड कितनी तस्वीरों के साथ बनाया गया था? तो ये लगभग 62,525 तस्वीरों के साथ बनाया गया था। सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम का रिकॉर्ड 62,525 तस्वीरों के साथ बनाया गया था। प्रकृति परीक्षण अभियान का उद्घाटन किस दिन और किसने किया? तो प्रकृति परीक्षण का जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 अक्टूबर को किया, जिस दिन आयुर्वेद दिवस था। तो ये वाला पहला वाला सही हो जाएगा। भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के अगर पहले कांच पुल का उद्घाटन देखते हैं तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये कन्याकुमारी में भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन किया गया। जो बच्चे कह रहे थे कि इसका पीडीएफ नहीं मिल पा रहा था, आज ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं पीडीएफ पूरी कल तक अपलोड कर दूंगा चैनल पर, जितना भी पीडीएफ हमने बनाया है राष्ट्रीय संस्करण का। भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया था। भारत के पहले कांच पुल की लंबाई कितनी है? तो भारत के पहले कांच पुल की लंबाई कितनी है? तो लगभग 77 मीटर है। भारत के पहले कांच पुल की लंबाई कितनी है? 77 मीटर है। यहाँ करें, इस कांच पुल के को किसकी रजत जयंती के अवसर पर निर्मित किया गया है? तो इस किसकी रजत जयंती के? तो तिरुवल्लुवर प्रतिमा है जो है तिरुवल्लुवर के, याद रखिएगा इन्हीं की जयंती पर, प्रतिमा नहीं तिरुवल्लुवर। तो यह कांच का पुल तिरुवल्लुवरम के रजत जयंती पर निर्मित किया गया है। ठीक है,
तो लोअर के पर जयंती पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई? तो जो सुपर स्वच्छ लीग है, जैसे सुपर इंडियन प्रीमियम लीग ये सब चल रहा है, ऐसे सुपर स्वच्छ लीग चलाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ये क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत शहरों का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है? तो शहरों का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर किया गया है कि यहाँ पर इतने जनसंख्या में कितने होंगे, इतने जनसंख्या पर कितने होंगे। ठीक है, तो अभी जैसे बहुत से छोटे जो शहर है, जैसे 20,000 से कम शहर है, 20,000 से ज़्यादा शहर है, या 50,000 से 3 लाख के बीच में जो शहर है, ऐसे ऐसे क्या हुआ है, कैटेगरी बना दिया गया है। ये कैटेगरी आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नीति आयोग का जो डाटा आता है या स्वच्छ सर्वेक्षण वाला जो डाटा आता है, वो जो आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये अभी तो स्वच्छ मतलब लीग चल रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में शहरों में मूल्यांकन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग में शामिल होने के लिए किसी शहर को कितने सालों में तीन में स्थान प्राप्त करना, मतलब 2 सालों में, जो क्या होता है, 2 सालों में 3 स्थान प्राप्त करना चाहिए, ये है। मतलब इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कितना स्थान प्राप्त करना है, क्या करना है। तो एक वो विजेता घोषित करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से के तहत सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हो? देखिए, मनोहर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये गोवा में है। पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वहाँ, उन्हीं के नाम पर इसका हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। इसको किस हवाई अड्डे के तहत? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत क्या किया गया है? इसको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया गया है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार के तहत सेवा क्षेत्र की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्राप्त किया गया है, ये याद रख लेंगे। 2023-24 में भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा टॉपिक भी है। तो अभी जो भारत की 2023-24 में भारत की जो तटरेखा है, उसकी लंबाई लगभग कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है, जो 1970 में 7,516 थी। मतलब जो नदियों का वो जल आ रहा है, गाद उद जमा हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है तटों की लंबाई है। ठीक है, तो याद रखिए अभी कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर हो गई है भारत की तटरेखा। ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि यहाँ पर गुजरात की तटरेखा 1970 से 2023 तक कितनी वृद्धि हुई है? तो जो गुजरात की तटरेखा है 1970 से अभी तक कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रख लेंगे ये कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर लगभग जो वृद्धि आपकी हुई है 1,214 किलोमीटर, शायद, हाँ, ये इतना वृद्धि हुई। 1,214 से 2,340 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हाँ, गुजरात की तटरेखा 1970 में 1,214 मतलब 1,200 था, अभी 2,300 पहुंच गया, ऐसे ही याद रख लेंगे। ठीक है, 1,200 था, 2,300 पहुंच गया, ऐसे याद करेंगे। अब जैसे पश्चिम बंगाल की तटरेखा 157 था पहले, अब कितना पहुंच गया है? 721 पहुंच गया है, ये याद रख लेंगे। जैसे तमिलनाडु की तटरेखा पहले 1970 के करीब 906 था, अब कितना पहुंच गया है? अब 721 पहुंच गया है। वो सॉरी, 906 था, 700 कहाँ पहुंचेगा, ये था 1,068 पहुंच गया है, याद रखेंगे। अब 1,068 पड़ गया। केरल में भी वृद्धि हुई है, 30 किलोमीटर की लगभग वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ठीक है, इतना या अब देखिए बंगाल की तटरेखा पर कितने वृद्धि हुई है? तो बंगाल की तटरेखा में लगभग 357% की वृद्धि हुई है। पहले 157 था, अब कितना हो गया? 721, तो लगभग 357 तो नहीं हो गया, तो ये 157 से 721 हो गया। केरल की तटरेखा में कितनी वृद्धि हुई है? 30 किलोमीटर, 5% की वृद्धि हुई है, जो सबसे कम है। केरल की तटरेखा 30 किलोमीटर 5% की वृद्धि हुई है। पनडुब्बी मत्स्य 6,000 का गीला परीक्षण कब किया गया? ये बताइए, पनडुब्बी का मत्स्य 6,000 का ये जो परीक्षण है ये कब किया गया?
तो ये कब किया गया इसका परीक्षण? तो इसका परीक्षण कब किया गया? 12 फरवरी 2025 को। वो सॉरी 27 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में किया गया। तो ये 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 के बीच किया गया। मत्स्य 6000 का गीला परीक्षण 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक किया गया। नहीं देखते। पनडुब्बी मत्स्य 6000 की डिजाइन कितने व्यक्तियों के संचालन के लिए की गई है? तो कितने व्यक्तियों के संचालन के लिए? 3 व्यक्ति उसका संचालन कर सकते हैं। पनडुब्बी मत्स्य पालन 6000 3 व्यक्तियों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, ये याद रख लेंगे। पनडुब्बी मत्स्य पालन 6000 में किन विशेषताओं का समावेश है? तो ये किन विशेषताओं का समावेश है? तो इसमें बिजली वितरण नेटवर्क, नियंत्रण, हार्डवेयर, पानी के भीतर नेविगेशन, ये सब यहाँ पर काम करेगा। पनडुब्बी में बिजली वितरण नेटवर्क, नियंत्रण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पानी के नीचे नेविगेशन डिवाइस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल है। भारत में बाल विवाह की दर कितनी है? भारत में चाइल्ड बाल विवाह की दर कितनी है? तो भारत में अभी डाटा आया था 8.38 लड़कियों की शादी 18 साल से कम। ये देखिए मेंस जो दे रहे होंगे वो ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो अभी नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट आया था उसी के मार्च में ये रिपोर्ट आया है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट, उसी के अंतर्गत ये बताया गया। तो भारत में 8.38 लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो रही है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। 2023 तक कितने देशों में बाल विवाह और समय से पहले बच्चे पैदा करने की दरों के अध्ययन किया गया है? तो 2023 तक कितने देशों में बाल विवाह और समय से पहले बच्चा पढ़ने, तो कितने देशों में ये अध्ययन किया गया है? तो 106 देशों में अध्ययन, भारत समेत 106 देशों में ये अध्ययन किया गया है। किसके द्वारा? नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट के द्वारा। किस देश में सबसे कम बाल विवाह की दर है? कौन सा ऐसा अच्छा देश है जहां पर सबसे कम? तो ये ट्यूनीशिया है। तो ट्यूनीशिया में 0.46 लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो रही है, और हमारे कितना है? लगभग 8 से ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो 8.38 चला जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखें, ट्यूनीशिया में 0.46, इससे सीखना चाहिए भारत को। संसद में कितनी नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है? तो जो मतलब संसद में बातचीत होती है, जो भाषण दिया जाता है, वो कितनी नई भाषाओं को और जोड़ा गया है कि यहाँ भाई अनुवाद किया जाए। जैसे किसी को बोडो आ रही है तो उसको बोडो भाषा में दे दिया जाए कि यहाँ आप बोडो भाषा में। तो इसमें कितने 6 नई भाषाओं में, तो याद रख लेंगे 6 नई भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। संसद में अब कुल कितनी भाषाओं का अनुवाद की सेवाएं उपलब्ध होंगी? तो संसद में अब इस समय 16 भाषाओं की अनुवाद की सेवाएं उपलब्ध होगी। अब संसद में कुल 16 भाषाओं के अनुवाद की सेवाएं उपलब्ध होगी, ये याद रख लेंगे। इसका क्विज के फॉर्म में अगर आपको चाहिए था तो आप क्विज वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए, संतोषी IAS 2.0, वहां पर क्विज करवाया जाता है इन्हीं सब क्वेश्चन का। संसद के अनुवाद सेवाओं का विस्तार कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो संसद के अनुवाद सेवाओं के विस्तार में कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बोडो जोड़ी गई है, डोगरी जोड़ी गई है, मैथिली जोड़ी गई है, मणिपुरी और उर्दू और संस्कृत, ये जो इस भाषाओं में भी अब इस समय क्या कर सकते हैं? ये अनुवाद करा सकते हैं। कुल मिला के कितनी हो गई अब भाषाएं? 16 भाषाएं हो गई, पहले 10 भाषाएं थी। 10 भाषाएं कौन सी थी? मैं ऐसे जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। असमिया थी, बंगाली थी, गुजराती थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी, मराठी थी, उड़िया, पंजाबी थी, तमिल, तेलुगु के साथ हिंदी, अंग्रेजी की सेवाएं भी उपलब्ध थी। हिंदी अंग्रेजी भी सेवाएं उपलब्ध थी, ये याद रख लेंगे। तो ये याद रख लेंगे कौन कौन है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुर, उर्दू और संस्कृत, ये चारों पांचों 6 भाषाएं याद कर लीजिए, क्योंकि इस 6 भाषा से पूछ सकता है। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी % की कमी आई है? तो भारत में अगर शिशु मृत्यु दर में कितनी %? 70% से घटकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने शिशु मृत्यु दर को में 70% घटाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। तो याद रखिएगा बी वाला आंसर। भारत में शिशु मृत्यु दर की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में शिशु मृत्यु दर का कमी का कारण क्या है? आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, यही मेन कारण है। करें 2023 में भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी किस योजना से प्राप्त है? तो ये कौन से योजना से प्राप्त है? आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और बीमा शिशु मृत्यु दर में कमी, यही सब है ये।
अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, भारत में कितने नए रामसर साइट शामिल हुए हैं? तो भारत में अभी चार नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे भारत में कितने, 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। याद रख कौन कौन से? तो 4 नए स्थल में तमिलनाडु का सक्कर कोटई पच्छी अब्बड़र, कौन सा है? सक्कर कोटई पच्छी अब्बड़र तमिलनाडु का है, और थिंथरंगल पच्छी अब्बड़र, तो याद रखिए जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते होंगे तीर्थंगल ये याद रहा। और सिक्किम का कौन सा है? सिक्किम का है खेचो परली आर्द्रभूमि, याद रखिए खेचो परली। अब एक है उधवा झील, उधवा झील कहाँ है? तो उधवा झील झारखंड का है। खेचो परली सिक्किम का है, उधवा झारखंड का है, तमिलनाडु का सक्कर कोटई और थेथेगल, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए तमिलनाडु के 2 नए रामसर कौन से हैं? सक्कर कोटई पच्छियबड़ और थेरथिंगल पच्छियबड़, ये यहीं के हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु के हैं। देखिए ये तमिलनाडु के सक्कर कोटई और थेरथिंगल पच्छियबड़ को रामसर में शामिल किया। भारत में कुल रामसर कितने हो गए हैं? तो अभी तक जो रामसर भारत में अप्रैल 2025 तक 89 रामसर स्थल हैं भारत में, याद रखेंगे 89 रामसर स्थल हैं भारत में। ठीक है, उधवा कहाँ का है? तो उधवा कहाँ का है? झारखंड का है, याद रखेंगे झारखंड का ये उधवा है। ठीक है, और खेचो परली कहाँ है? जो सिक्किम का पहला था और झारखंड का भी पहला था। खेचो परली कहाँ का है? तो खेचो परली कहाँ का है? सिक्किम की आर्द्रभूमि है। बस 108 ही क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगेगा, हमने 108 क्वेश्चन लगभग 1 घंटा 6 मिनट में पढ़ा दिया है। बहुत ही हमने जल्दी किया है। मैं नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा आपको समय यहाँ लगाया जाए, सिर्फ आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, पढ़ने के बाद आके यहाँ से प्रैक्टिस करिए, बस आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी अगर आपको सुधार करवाना हो, कुछ भी करवाना होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए। मैं सभी का कमेंट हर बार पढ़ता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।